नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश मुद्दे की बात को। तो झारखंड में लोकसभा के 14 सीटों के लिए दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम लोकसभा में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी ने ये तय कर लिया है, ये कह दिया है कि वो सभी 14 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। इस दावे का मापदंड क्या है, जानेंगे आज के इस खास एपिसोड मुद्दे की बात में। तो बीजेपी मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और 16 मई को हुए एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने 24 में 14 का दावा किया है। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर अब लोकसभा चुनाव को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी का 2024 में 14 का दावा। क्या बीजेपी जीत पाएगी सभी लोकसभा सीट या फिर 12 सीटों पर भी लग सकता है ग्रहण? क्या राज्य की जनता लोकसभा के लिए चुनेगी बीजेपी? क्या बीजेपी एक बार फिर मोदी के फेस वैल्यू का लेगी सहारा? झारखंड में बीजेपी मिशन मोड पर नजर आ रही है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष टास्क दिए जा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को विशेष जिम्मेदारी के साथ 2024 की तैयारी में लग जाने के लिए कह दिया गया है और इस बार बीजेपी ने झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट पर फोकस कर उसे जीतने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के 7 वरिष्ठ नेताओं ने इन 14 लोकसभा सीटों को साधने की जिम्मेदारी ली है। बीजेपी इस चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रही है। इन सभी सीटों को साधने के लिए सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर से हो रही है। ऊपर से कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बम्पर जीत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। स्वाभाविक है कि जब केंद्र सरकार के 9 साल जब पूरे हो गए मोदी जी की सरकार के, तो जब 9 साल जब पूरे हो गए तो 10वें साल के अंदर तो चुनाव होना है। 10 साल के अंदर तो 3 महीना पहले ही चुनाव हो जाना है। तो जब 9 साल की उपलब्धियां हम लेके जाएंगे तो 9 साल 9 महीने होंगे तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 10वां साल तो होता नहीं है, 10वां साल के पहले तो सरकार बन जाती है। तो सारी चीज़ें लेके जाएंगे तो उसके बाद तो फिर चुनाव में जाना ही है 1 साल के बाद। अब तो समय बहुत कम है, तो स्वाभाविक है कि जनता के बीच जब हम अपनी उपलब्धियां बताएंगे, जनता निर्णय करेगी, तो इसको चुनाव की तैयारी से देखा जा ही सकता है कि हम लोग को बताएंगे कि हमने क्या किया है, फिर आगे जनता को निर्णय करना है। अब इसको चुनाव की तैयारी कहें या आप जो कहें। इधर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पार्टी के लिए संजीवनी दायक के रूप में देखा जा रहा है और कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फतह मिली है, आगामी लोकसभा चुनाव में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। 2024 में नैया इनकी डूब गई। देश की जनता बेहाल है, शहीद जवान बेहाल हैं, नौजवान बेहाल हैं, किसान बेहाल हैं। दम तोड़ती निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के कारनामों से देश की बेटियां सिसक रही है। ये काफी है भारतीय जनता पार्टी का कुनबा समाप्त करने के लिए। मिशन 2024 दोनों पार्टियों के लिए अहम है। बीजेपी को मोदी के काम का भरोसा है तो दूसरी ओर कांग्रेस को हालिया चुनाव में मिली जीत का। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे स्वीकार करती है और किसे नकारती है। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। तो क्या 2024 में 14 का दावा पूरा कर पाएगी बीजेपी या फिर मौजूदा 12 सीट भी बचाना मुश्किल हो जाएगा? दूसरी तरफ क्या कर्नाटक में मिली बम्पर जीत कांग्रेस के लिए लोकसभा का आईना बदल सकती है? इस पर होगी खास चर्चा। हमारे साथ हमारे पैनल पर मौजूद है बीजेपी से प्रदीप सिन्हा, आरजेडी से डॉक्टर मनोज और सीपीआई से अजय सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा प्रदीप जी, 24 में 14 का जो ये रणनीति तय किया गया है, किस तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कोई हवा में तीर नहीं चलाई जा रही है।
विगत चुनाव में हम लोगों ने 12 सीट पर जीत दर्ज की और निश्चित रूप से जिन 2 सीटों पर हमारी पराजय हुई वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस लिया है और कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद है कि हम अगर जीतोड़ मेहनत करें और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है जनता के बीच हम ले जाएं तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। इसी आधार पर हम कह रहे हैं, हमारा जो ग्राउंड रियलिटी है उसका जो हमारे कार्यकर्ता नीचे से फीडबैक देते हैं पार्टी को, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि 14 सीटों पर हम जीत दर्ज कर सकते हैं। हम जीत जाएंगे ये नहीं कह रहे हैं, जीत दर्ज कर सकते हैं, हमारी संभावनाएं ज़्यादा है इसलिए कि हम लोगों ने काम किया है और जो वायदे किए थे सरकार ने उसको कमोबेश पूरा किया है। हालांकि मतदाताओं को आप 100% खुश नहीं कर सकते, किसी की अपेक्षाएं कुछ होती हैं, किसी की कुछ अपेक्षाएं होती है, लेकिन एक जो सामान्य रास्ता होता है देश को चलाने का उस पर जिस तरह से हम लोगों ने निर्णय लिए। झारखंड की बात करूंगी, यहाँ पर अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं जिसमें से सिर्फ एक उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। तो क्या लगता है कि लोकसभा में जिस तरीके से कोशिश की जा रही है या दावा किया जा रहा है कि 14 के 14 सीट जीत दिए जाएंगे, मुमकिन है? देखिए, उपचुनाव के परिणाम कुछ दूसरे होते हैं, वो राज्य के अंदर के चुनाव होते हैं और आपने देखा होगा जो भी उपचुनाव हुआ वहाँ जो जिनके कारण सीट रिक्त हुई थी उनके घर के ही सदस्य उन सीटों पर जीते। बिल्कुल। अब रामगढ़ में जो उपचुनाव था सरकार के पिछले 3 साल के क्रियाकलाप के चलते अगर जनता उनसे नाराज हो गई तो उनको 5 जीतों का अगर सेहरा नहीं बन सका तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार दोषी है, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच मुद्दों को लेकर गई, जनता को लगा कि नहीं ये लोग सही कह रहे हैं और सरकार ने जो कहा था वो किया नहीं, इसलिए 5वें उपचुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल दूसरे स्तर पर चुनाव होते हैं, वो राज्य के अंदर के मुद्दे उतने हावी नहीं होते हैं। फिर विधानसभा चुनाव 6 महीने क्या के कहेंगे बाद इस पर कि जैसा कि इन्होंने कहा कि लोकसभा जो है वो अलग मुद्दों को देखकर लड़ा जाता है और जनता अलग मुद्दों को देखकर वोट करती है और विधानसभा में कुछ अलग मुद्दे होते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इत्तेफाक वो सही बात बोल रहे हैं कि जनता देखती है लोकसभा, लेकिन मैं एक चीज़ भाई से बताना चाहूँगा कि आप जो मुगालते में कि झारखंड जो ज़मीन है हमेशा संघर्षों का ज़मीन रहा है और आपका जो काम है अगर दिखता चाहिए वो दिखता नहीं है। आप जो बात बोलते हैं, आपने जो भी वादे किए थे, आपके सांसद ने जो भी वादे किए आज तक, आप एक भी धरातल पर की बात उठाने की बात करते हैं। बहुत सी मुद्दे को लेकर आप उठते हैं, कंट्रोवर्सी मुद्दे पर तो आप जाते हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था, हाईकोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे झारखंड में आ रहे हैं, इन्होंने केंद्र से पूछा है और आप बार बार सवाल उठाते हैं कि तो जनता को आप बरगलाने का जो काम करते हैं, मुद्दों को लेकर भटकाने का काम करते हैं। झारखंड की जनता जाग चुकी है और वो आपको बताएगी कि हम आपके वादे में नहीं आएंगे। आप जो झूठा वादा 2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे, 15 लाख खातों में आने की बात किए थे और जो हम झारखंड को नंबर 1 राज्य बनाने की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक विकसित बढ़िया से आपने अभी तेजस कई आपका रेलवे परियोजना हो चाहे माइनिंग परियोजना, अडानी अंबानी को छोड़ के आपने कोई भी ऐसा योजना नहीं चालू किया है जो इसमें झारखंड को लाभ होगा। चाहे वो अडानी पावर प्लांट हो, इनके सांसद ने उद्घाटन किया, पूरी बिजली जा रही है बांग्लादेश में। तो ये अगर इनको लगता है कि बांग्लादेश को बिजली बेच के झारखंड की जमीन को कब्जा करके हम सरकार बना सकते हैं और यहाँ से बहुत सीट जीत सकते हैं, ये मुगालते में है कि यहाँ की जनता जाग चुकी है, काफी मुद्दों पर वो जागरूक है। इनके जितने भी बोल रहे हैं उनको समझती है जनता की क्या झूठ बोल रही है। चलिए, बिल्कुल, लेकिन केंद्र के जो मुद्दे जिस तरीके से आपने वो इत्तेफाक भी रखा इनके बाद से कि उपचुनाव या फिर विधानसभा चुनाव जो होता है वो किसी और मुद्दों को देखकर जनता वोट करती है और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो किसी और मुद्दों को देख करके। मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगी, डॉक्टर मनोज है हमारे साथ, क्या कहेंगे? आपने दोनों पार्टियों को, दोनों की बातें सुनी और अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टियां चाहती है कि अधिक से अधिक सीट हम जीते, लेकिन वैसा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुद्दा आप ले लीजिए, केंद्र सरकार और जैसा कि इन्होंने कहा कि सांसद का वोट में अलग होता है, विधानसभा में अलग, ऐसा कुछ भी जनता ही को वोट देना है ना। जनता तो सब देख रही है, चाहे अब लोकसभा का मामला हो, विधानसभा का मामला हो, देश का मामला हो, राज्य का मामला हो। एक भी जो घोषणा किया माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, एक भी वादा प्रदीप जी बता दें, कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे सालाना, 15 लाख रुपया गरीबों के खाते, और क्या क्या कौन सिटी बना देंगे, कौन गांव को मॉडल बना देंगे, कहाँ है? इसलिए झूठे वादे जनता समझ चुकी है, जिसका नतीजा है कि आज कर्नाटका में क्या हुआ,
कर्नाटक की बात करेंगे प्रदीप जी, पहले इस बात कर्नाटक का में झारखंड में जो स्थिति है, आप देख लीजिए पूरी स्थिति को। सांसद 5 सांसद का नाम बताइए, क्या किया उन्होंने यहाँ शहर के लिए, यहीं के सांसद बता दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती तो बहुत कुछ है, कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर होता है। कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर इसलिए होता है। कहने से 14 के 14 सीट जीत जाएंगे, क्या किए हैं कि 14 सीट इनको मिलेगा, यही बता दें। मैं इन्हीं से बताइए प्रदीप जी। जी, कई आरोप लगाए मनोज जी ने। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ ये भी नौकरियों पूछा की बात कि हाँ, की थी। मैं उसी की बात कर रही जी, थी। मैं आ रहा हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ जी बिल्कुल। 2014 का जब चुनाव हो रहा था देश में लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बातें कही थी। मैं समझता हूँ कि देश की जनता उनके क्रियाकलाप से और जो अप्रोच है उनका, उससे संतुष्ट है। सिर्फ रोना धोना विपक्षी दलों में ही है, क्योंकि 2019 में इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए कि नौकरियां नहीं मिली, 15 लाख रुपए नहीं आए, स्मार्ट सिटी का निर्माण नहीं हुआ, इन्हीं मुद्दों को लेकर गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उससे ज़्यादा 2014 से कहीं ज़्यादा सीटें दी। तो मैं समझता हूँ कि रोना धोना जो कर रहे हैं लोग ना, उनकी तो भद पिट चुकी है, जनता उनकी स्वीकार्यता खारिज कर चुकी है। अच्छा प्रदीप जी, अब वो रोते अक्सर रहें। बिल्कुल जी, एक सवाल रहेगा कि अक्सर हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां तक हम कहीं पर भी देखते हैं तो वहां पर सबसे आगे अगर किसी की बात होती है तो प्रधानमंत्री की बात आ जाती है। झारखंड में कोई ऐसा नेता जिसका फेस वैल्यू हो, ये सवाल है मेरा आपसे। आप एक बात बता दीजिए कि अगर विपक्षी दलों के भी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं तो कोई उनका नेता ऐसा पैरेलल बता दीजिए आपकी, उसके बल पर ये चुनाव में गए हों। जवाहरलाल नेहरू के समय से ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी उन्हीं की अगुवाई में लड़ती रही। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या फिर चेयरपर्सन सोनिया गांधी जब थी, तो मनमोहन सिंह किस तरह के प्रधानमंत्री थे, उनके रहते हुए किसकी चलती थी, ये देश की जनता ने देखा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वो सशक्त नेतृत्व है तो हम जनता के बीच भी लेकर जाएंगे, उसका ढिंढोरा भी पीटेंगे, और निश्चित रूप से हम कोई अनर्गल प्रलाप नहीं कर रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर है, लोग उनको मान रहे हैं, उनके लीडरशिप को स्वीकार कर रहे हैं। तो कुछ लोग अगर जिनकी लुटिया डूब चुकी है, जो लोग भ्रष्टाचार में इतने शामिल रहे कि उनके नेतृत्व ने जेल यात्राएं तक की, तो उन लोगों को तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी क्यों आ गए, 10 साल से क्यों सत्ता पर बैठे हुए, हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो सभी वो कुनबा जो एकजुट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। 10 सेकंड में कंप्लीट कर, वो जो कुनबा आज एकजुट हो रहा है ना, आप उसमें देखें वो सारी परिवारवादी पार्टियां और भ्रष्टाचार से आरोप में घिरी हुई पार्टियां, जिनके तमाम टॉप लीडर्स कहीं ना कहीं बेल पे हैं, जेल में हैं, वही लोग आज एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आह्वान कर रहे हैं एकजुट होने का। चलिए, एकजुटता इनको खल रही है, इनको दैट मीन्स के भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक प्रदीप जी ने कहा परिवारवाद, भारतीय जनता में परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के बेटा को आपने कैसे टिकट दे दिया? वो परिवारवाद में नहीं आता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई गलत काम करता है तो वहाँ दूध के धुला हो जाता है, एकदम धुला गया, कोई दिक्कत नहीं है। की तरफ आना लेकिन सिर्फ आरोप लगाकर निकल जाना और रोना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अजय जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि आप एक यहाँ पर सीपीआई से हैं और आप ना ही कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही बीजेपी को। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है, वो लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, उसका जो तस्वीर जो क्लियर हो रहा था पहले, वो अब धुंधला हो गया और कुछ और देखने को मिल सकता है? देखिए, स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देश की राजनीति में इनके जो बाधा जितना इन्होंने किया, इनके ढिढोरेपन को उन लोगों जनता ने समझने का काम शुरू कर दिया है। केवल कर्नाटक में नहीं, आप देखिए ना, अभी पंजाब में जो उपचुनाव हुआ वहां भी बुरी तरह से हारे हैं, लोकसभा चुनाव हारे हैं। ये नहीं करे कि चूंकि जब संसद में जब आपके सदस्य थे वो हारे, आम आदमी पार्टी ने बहुत बुरी तरह से हराया। दूसरा चीज मैं झारखंड पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि प्रदीप जी का जहां पर ऑफिस है ना, उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करा ले। 16 साल सरकार में रहे, 1 किलोमीटर के दायरे में पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे लोग टैंकरों से सप्लाई होता है। ये इनका विकास मॉडल है। अगर ये विकास मॉडल है तो जिस शहर में जिनका अगल बगल के ऑफिस के लोग देखिएगा, सुबह जाके लाइन लगी रहती है, कतार में महिलाएं बच्चे पानी के इंतजार में बैठी रहती है, जहां 16 साल इन्होंने काम किया। ये गंभीर मसला, ये तो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधा की बात हर किसी को मिलनी चाहिए। हाँ, सबको मिलनी चाहिए। तो जब 16 साल हम सरकार में 3 किलोमीटर के दायरे में अपने राज्य के हम पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो विकास की बात क्या करेंगे? दूसरी चीज मैं बात ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि बहुत सब परिवार बात पे लगाते हैं। महेश शाह कौन था? महेश शाह के बारे में एक न्यूज आई थी
अडानी पोर्ट पे 32,000 करोड़ का पकड़ाया, क्या बोलते हैं स्मैक पकड़ाया, जो ब्राउन शुगर जो कहाँ गया, ईडी कहाँ है, उस पर एक चर्चा नहीं होती है। क्यों आपके जैसी गुजरात का कोई व्यक्ति का नाम आता है तो ईडी, सीबीआई, जितने जांच एजेंसियां सब शांति होकर बैठ जाते हैं, लगता है कि और जैसे बोले परिवार हम थोड़ा मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, थोड़ा भटक रहे हैं। झारखंड के चाहता हूँ अभी परिवारवाद पे उन्होंने कहा, ठीक बात कहा मनोज जी ने कि अमित शाह का बेटा क्या ऐसा गुण था कि अचानक वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो जाता है। कौन सा खिलाड़ी था वो? अगर खिलाड़ी भी होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी प्लेयर होता तो मैं समझता कि उसको अधिकार है। जो आदमी नहीं है, बोर्ड का डायरेक्ट चेयरमैन इंडिया का, तो आप समझ लीजिए अभी झारखंड के मुद्दों पर वापस आते हैं जी। ये बाहर की बातें हैं, हम झारखंड को लेकर के बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर जिस तरीके से प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है और सबसे ज्यादा कमजोर कोल्हान और संथाल में माना जाता है बीजेपी को, क्या दावेदारी लेकर के जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे कि वहां की जनता जो है वो आपकी तरफ आए और आपका जनाधार बढ़े? नहीं, कोल्हान को आप अगर बीजेपी का कमजोर गढ़ मानती हैं तो मैं समझता हूँ कि गलती आपकी है। आपने प्रॉपरली अगर एक्सरसाइज नहीं किया हो। इस विधानसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस जरूर खराब रहा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखें तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था कोल्हान के क्षेत्र से। तो सर पिछले को क्यों देखेंगे, जो आगे बढ़ता जा रहा है उसको देखते जाएंगे ना? बता रहा हूँ आप। तो इस आधार पर कि हम एक चुनाव अगर कहीं हार गए तो हमारा सुपड़ा साफ हो गया इस इलाके से, आप कैसे मान सकते हैं? अगर ऐसा ही अगर कोई निष्कर्ष आप निकाल कर बैठी हैं तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, तब तो शहरी क्षेत्र में कहीं नहीं है, तब तो इनको भी चुनाव नहीं लगना चाहिए। वहाँ मान लेना चाहिए कि हम तो साफ हैं, कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वैसा होता नहीं है। देखिए, चुनावी राजनीति में हर दल को अपना अधिकार है कि वो जाएं। इसके बावजूद वो जानते हैं, निर्दलीय भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है, वो जानता है, अंतिम दिन तक कहता है कि हम जीत रहे हैं, वो दावेदारी करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपने बूते चाहते हैं कि हम इस परिस्थिति को बदल देंगे, अपने पक्ष में ले आएंगे, तो उनके उत्साह को मैं सलाम करता हूँ कि वैसे जगह में जहाँ हमारी अगर कहीं फसल कम होती है या हमारी प्रयास में कहीं कोई कमी रह जाती है, जनता हमें स्वीकार नहीं करती है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के लगन और उत्साह को देखकर नेतृत्व को ये भरोसा होता है कि नहीं, अगर चलो हम थोड़ी मेहनत और अपनी ओर से कर दें, कार्यकर्ता को उत्साहित करें, कार्यकर्ता लग जाएं तो ये परिणाम उलट हो सकते हैं। तो हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बिल्कुल। या मनोज जी, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि लगातार जो है यहाँ इनका कहना है कि अलग अलग जगहों पर अगर समझ रहे हैं हम बीजेपी कमजोर है, तो ऐसा है नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं, जमीनी हकीकत आपको क्या लगती है? बीजेपी अभी झारखंड में कितना ज्यादा स्ट्रांग नजर? मैं पहले ही कहा कि कोई भी वैसी पार्टी नहीं है, भले उसका कोई यहाँ अस्तित्व हो, अस्तित्वहीन हो, कुछ भी उसका पकड़ नहीं हो, सब पार्टी चाहती है, सब पार्टी के नेता चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सीट जीते। प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी प्रयास है, इनका भी प्रयास है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग लगातार प्रयास करते हैं कि हमारा सीट बढ़े, लोकसभा हो, विधानसभा हो। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, झारखंड की अगर बात करें तो 16 वर्षों में 16 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही। माननीय रघुवर दास जी यहाँ मुख्यमंत्री इस सरकार के पहले थे। 32 घोटाले हुए, क्या ये जनता नहीं जानती है? कमल घोटाला, नमक घोटाला, मेगा क्या स्पोर्ट्स करवाए थे। अभी 2-4 दिन पहले मैं प्रभात खबर में पढ़ रहा था कि 100 कंपनियां बैक हो गई, 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। कहाँ गया पैसा, किसमें खर्च किया रघुवर दास जी? बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो मुद्दा तो वही है। झारखंड की आप बात करते हैं, झारखंड के एक एक व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को लूटखंड बना दिया। झारखंड को क्या किया, यहाँ एक एक घोटाला जांच चल रहा है, केस में है। कई बार इनके पार्टी में रहते हुए आदरणीय सरजू राय जी ने मामला उठाता रहा लगातार। इसलिए जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, अभी भी मामले उठाते रहे ना। उस समय इनके पार्टी में थे, उठा रहे हैं, और उस समय इनके पार्टी में थे, अभी तो पार्टी में नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी से है। मनोज जी, सरयू राय अभी भी यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि हाँ सरयू राय उस टाइम पर मामले उठा रहे थे लेकिन किसी ने नहीं सुनी, तो ये आरोप आप पर भी लगता है ना? बिल्कुल, तो जांच होगा। जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो बात है, जिस तरह से जांच पहले से चल रही तो यही बात तो उनकी तरफ से भी उस समय पर कही नहीं, तो सरकार चली गई, एक घोटाला नहीं हुआ ना मैडम। अगर एक घोटाला होता तो बात मानी जाती। अनेकों घोटाले हुए, आप देख लीजिए, सब सार्वजनिक है। ऐसा सरकार कोई भी हो, घोटाले
हमेशा सामने आए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही देख लिया जाए, अगर इसी सरकार की बात करें तो इस सरकार में भी कई घोटाले देखने को मिले हैं। लगातार कई IAS फंस रहे हैं, कई इंजीनियर्स आ रहे हैं इस पूरे मामले में। करेगा मैडम उसको तो मिलना ही है, लेकिन हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे रहे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी सगुफा एक छोड़ देते हैं। चुनाव आएगा तो कुछ न कुछ ऐसा कारनामा ये लोग करेंगे कि अधिक से अधिक सीटें। लेकिन धर्म की राजनीति तो नहीं चलेगी, ये आपको मानना पड़ेगा। कर्नाटक चुनाव से ये तो फाइनल हो चुका है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जन मुद्दा जो जनता के अगर आप बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति सड़क है, मैं लोग करते रहा वही मैडम। हाँ, करके मैं वही चीज बोल रही हूँ सर कि जनता इतना समझती है धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। हाँ, शायद कभी भी यहाँ झारखंड में नहीं चलेगी, क्योंकि ये बिहार नहीं है। क्योंकि बिहार में जाति को लेकर के लोग वोट देते हैं कि हमें मानना होगा। जातीय वाली बात दूसरी है, धर्म दूसरा है मैडम। जात अलग मैटर है वहां पर, लेकिन वोट बैंक इसी को लेकर, और इसीलिए मैं झारखंड की बात कर रही हूँ कि झारखंड में यहाँ पर लोग काम और विकास देख करके वोट करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से होना भी यही चाहिए। जो पार्टी चाहे किसी भी दल का हो, अगर काम करती है उसकी सरकार, तो वोट मिलना चाहिए। यहाँ का विकास। प्रदीप जी कुछ बोलना चाहेंगे? जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। दोनों वरिष्ठ नेता हैं अपने अपनी पार्टियों के, और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य पर 16 साल शासन किया। मैं इनका जब फैक्ट करेक्शन करना चाहता हूँ, फिगर करेक्शन करना चाहता हूँ। जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे तो सहयोगी दल थे, ये भी कांग्रेस पार्टी भी थी। 3-3.25 साल वो सरकार चली। उसके बाद 3-3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। हेमंत सोरेन 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने एक बार, अभी 3.5 साल से हैं। कुल जोड़ लीजिए कितने महीने कितने दिन उन्होंने सरकार चलाई। जहां तक मैं समझता हूं कि लगभग 10 साल सरकार इन लोगों में की रही है, राष्ट्रपति शासन मिलाकर। क्योंकि उस समय यूपीए 2 की गवर्नमेंट हुआ करती थी। प्रदीप जी, अगर झारखंड नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं। जब सवाल किया ना तो थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर लीजिए। बोलिए, फिर मैं बोलती हूँ। तो ये जो फैक्ट रखते हैं ना लोगों को बरकराने के लिए, 16 साल 17 साल बीजेपी ने राज किया, मैंने तो गिनवा दिया, नकार दें कि नहीं ये चीज नहीं हुई है। और यूपीए 2 के शासनकाल में 3-3 बार राष्ट्रपति शासन लगा राज्य में। और कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 10 से 11 साल शासन इनका भी रहा इस राज्य में। लेकिन बड़ी साफगोई से नकार जाते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे ज्यादा शासन किया। ठीक है, हमने किया, जनता के विश्वास पर स्थिर शासन। वो रघुवर दास का वो पहला कार्यकाल था जो जिसने कंप्लीट किया था। नहीं तो लगातार अस्थिर सरकार ही रही है झारखंड में, और इसी वजह से शायद झारखंड उस विकास तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था। ये बात मानते हैं? अब इन्होंने आरोप लगाया कि रघुवर दास के शासनकाल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए। मुझे जितना याद है, सहयोगी दल होने के नाते इनको भी स्मरण होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब शपथ ली तो आते ही उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी हम जांच कराएंगे। आपको भी याद होगा। 3.5 साल बीत गए, एसीबी को ऑर्डर तक नहीं दिया इन लोगों ने। आप बताइए कि आयुक्त अगर किसी डीसी के खिलाफ अनुशंसा करता है कि इन्होंने अनियमितता की है, इसकी जांच करवाई जाए, तो उस फाइल पर दबाकर ये लोग बैठ जाते हैं। और ऐसे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। हम तो चुनौती दिया, रघुवर दास ने भी कारनामे दी। एक मिनट कंप्लीट बिल्कुल, आपको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, रघुवर दास जी ने स्वयं सामने आकर कहा कि भ्रष्टाचार के कारनामे अगर हमारे शासनकाल में हुए हैं तो सरकार जांच करवाए। मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सरकार एक कदम आगे तो बढ़े। सिर्फ जनता के बीच जाकर अनर्गल प्रलाप करना और लोगों को बरगलाने की कोशिश करना कि भ्रष्टाचार हुआ, अरे हुआ तो कहाँ हुआ, आप बताएंगे तो सही। सरकार में आज आप हैं, एसीबी संस्था आपकी है, इंटेलिजेंस आपकी है, उसके बावजूद भी आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आरोप लगाने के लिए आके बैठ जाते हैं दो लोग। नहीं, आरोप नहीं, मैं पुख्ता सबूत के साथ बात। अरे भाई, ये सबूत दे दीजिए एसीबी को जाकर, एसीबी को दे दीजिए सबूत जाकर। ठीक है प्रदीप जी, एक बार सुन लेते हैं, बैठ जाते हैं। मैं अभी एक मुद्दा बताता हूँ। धनबाद के डीसी ने बाके बिहारी सिंह एजुकेशन ऑफिसर हुआ करते थे धनबाद में। 145 फर्जी बहालियां बिना सर्टिफिकेट जांच किए उन्होंने किया। उन्होंने कार्मिक को लिखा और आज भी वो चिट्ठी पड़ी हुई थी। रघुवर जी जब तक रहे तब तक वो शीर्ष पर रहे बाके बिहारी सिंह। मैं नाम लेकर बोल रहा हूं इसलिए कि उसकी लोकायुक्त से हम लोगों ने जांच की मांग, कई चीजों को जांच की मांग हम लोगों ने किया। छवि रंजन जी के बारे में भी सबसे पहले हम लोगों ने लिखा, 2016 में इनको लिख के दिया था कि छवि रंजन जी आपके जो है बल कटाई कर रहे, अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो और उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया। एफआईआर हुई उनके खिलाफ, एक बात सुनिए ना, मैं वही बात सर, इस बात को आप जितना एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, तुरंत कैबिनेट उस पर रोक लिया। उसकी कॉपी मेरे पास आज भी मेरे ऑफिस में उपलब्ध होता था, मैं लेकर आता।
चूंकि उपलब्ध है मेरे पास। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहेगी, विभागीय जांच जब तक कंप्लीट नहीं होगी ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो आप सोच लीजिए कि कोई भी पदाधिकारी जब अपने पद पर बना रहेगा तो विभागीय नहीं हो सकता जांच, कहीं भी सुबह चीज जांच। चूंकि समय की कमी है, आखिरी सवाल आप तीनों से रहेगा। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे छोटे से शब्दों में जवाब दीजिएगा, छोटे से सेंटेंस में जवाब दीजिएगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दा क्या होगा, जनाधार कैसे बढ़ाएंगे? अभी लोकसभा के चुनाव में काफी समय है और जनता के मूड को भांपते हुए और जो हम लोगों ने वायदे किए थे जो हमने पूरा किया, उसके अलावे आने वाले 5 वर्षों का हमारा विजन क्या होगा, ये सारी चीजें होगी। जब हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे साथ में तो आने वाले 5 वर्षों का खाका क्या होगा, देश को किस दिशा में ले जाना है, ये सारी चीजें होंगी जिस पर हम मुद्दा तय करेंगे। बिल्कुल, आपसे भी यही सवाल रहेगा डॉक्टर मनोज। मेन मुद्दा तो वही जो जन समस्या, पानी है, बिजली है, सड़क है, सारा जो समस्या है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो नीति और सिद्धांत रहा है, जो सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ते हुए जो लोगों को आवाज दिया है, वही हमारा मुद्दा रहेगा। उसी मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और मांगेंगे कि भाई जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो लोग बोलने के काबिल नहीं थे, जो चेयर में नहीं बैठ पाते थे, उनको जो सम्मान दिया है उसको लेकर के हम लोग जाएंगे। अजय जी, आपसे मेरा सवाल अलग रहेगा, जनता किन मुद्दों को देखकर वोट करेगी? देखिए, जनता, झारखंड की जनता जल जंगल जमीन को देकर अपनी जमीन बचाने के अस्तित्व के लिए झारखंड की जनता लड़ रही है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए इस बार पुनः वोट करेगी। जमीन जंगल की रक्षा और किसी कॉर्पोरेट को नहीं सौंपने के सौगंध के साथ वो वोट करेगी। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जनता का फैसला क्या होता है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या होगा जनता का फैसला, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है और शह मात का खेल देखा जा रहा है, उसे देख ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला कांटे का होगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।